सावन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन दोनों मामलों में कोई ढील नहीं देना चाहती। सीएम योगी की तरफ से साफ निर्देश जारी किए गए कि सीमा में रहकर के त्योहार मनाना होगा, चाहे मुहर्रम हो, चाहे सावन का उत्सव हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक्शन तय होगा आपकी तरफ। संभल से लेकर जालौन और मेरठ तक उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में पुलिस चौकन्नी हो चुकी है और संभल में बोल दिया गया है कि ताजिए की हाइट हद में रहनी चाहिए। सावन का काउंटडाउन, यूपी में कांवड़ ताजिया पर गाइडलाइन, एक्शन में योगी फोर्स। त्योहार मनाइए लेकिन कानून की हद में रहकर। 10 फीट से ऊपर के ताजिए, 10 फुट से ज्यादा ऊंचाई नहीं होगी। संभल का केसरी बोला, कोई नियम तोड़ेगा तो सीधे एक्शन होगा। कोई लाइट, जहां बीच में कोई लाइट के तार आते हैं या कोई पेड़ आता है तो वो अनावश्यक वो नहीं कटेंगे। मुहर्रम आ रहा है और सावन का काउंटडाउन भी शुरू होने वाला है। एक तरफ अकीदतमंद ताजिया लेकर निकलेंगे तो दूसरी ओर डमरूधारी भोलेनाथ के भक्त कांवड़ उठाएंगे और इन दोनों पर्वों पर कोई बाधा न आए, इसीलिए योगी फोर्स मिशन मोड में पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। सीएम योगी की पुलिस ने कमान संभाल ली है। संभल के केसरी यानी चंदौसी के सीओ अनुज चौधरी एक बार फिर से फुल एक्शन में है। पुलिस की गाइडलाइन मानने की बात कह रहे हैं। बोल रहे हैं कि ताजिया की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होगी। इस बार बिजली के तार और पेड़ों की शाखाएं नहीं कटेंगी। जो गाइडलाइन नहीं मानेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कावड़ का है, कावड़ का आयोजन है और साथ साथ में मुहर्रम भी है। तो फिलहाल जैसे मुहर्रम के लिए भी बताया गया सबको, भाई 10 फीट से ऊपर के ताजिए, 10 फुट से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होगी। और पिछले वर्ष की बात ही जिस तरह से हुआ था, इस बार भी उसी तरह से सबको सहयोग करना है और 10 फीट से ऊपर कोई भी ताजिया नहीं होगा। कोई लाइट, जहाँ बीच में कोई लाइट के तार आते हैं या कोई पेड़ आता है तो वो अनावश्यक वो नहीं कटेंगे। बकरीद में अनुज चौधरी ने खुद मैदान में उतरकर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वालों को चेतावनी दी थी। नमाज 2 ईदगाह हैं, चंदौसी में और नरोली में है और बाकी यहाँ मस्जिदें हैं। तो एक छोटी ईदगाह है, वहाँ सुबह 6 बजे संपन्न हो चुकी और अभी यहाँ चल रही है। बड़ी ईदगाह बोला जाता है इसको। व्यवस्था है तो 4 दीवारी के अंदर है, वो भी 4 दीवारी के अंदर थी, तो सब अंदर ही काफी जगह खाली पड़ी है इस बार। संभल की मिट्टी ने दंगे देखे हैं। यहाँ की हवाओं ने बारूद की बदबू महसूस की है और तभी से जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है तो अनुज चौधरी लॉ एंड ऑर्डर के बाग बनकर सामने आते हैं। और एक बार फिर उन्होंने कांवड़ और ताजिया को लेकर अराजक तत्वों को सीधे चेतावनी दे दी है। कांवड़ यात्रा में झूमना, नाचना, डीजे बजाना, ये सब भक्तों की श्रद्धा का हिस्सा है, लेकिन ऊंचे ऊंचे डीजे और तेज आवाज पर गाना बजाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर मुहर्रम, जो गम और कुर्बानी का महीना है, हजरत इमाम हुसैन की याद में ताजिया निकालते हैं, लेकिन अगर नियमों की अवहेलना करके हाइट लिमिट तोड़ी जाएगी तो एक्शन लिया जाएगा। ये चेतावनी सिर्फ संभल से ही नहीं आई है। यूपी के अलग अलग शहरों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मोहल्ला मोहल्ला जाकर लोगों से संवाद किया जा रहा है और गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो करने का निर्देश दिया जा रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि नियम टूटेगा तो पुलिस का लहजा सख्त है। जालौन में एसपी खुद पैदल मैदान में उतरे, ताजिया के रूट पर फुट मार्च किया, गलियों का मुआयना किया। बाजार वाले मोहल्ले, मुस्लिम बहुल इलाके चप्पे चप्पे पर नजर थी। एसपी ने साफ कहा है, आपसी सौहार्द के साथ ही पर्व मनाया जाए। उधर मेरठ के कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। पुलिस लाइन में एसपी सिटी और एडीएम सिटी की अध्यक्षता में डीजे संचालकों के साथ हुई बैठक में साफ निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब न कोई शोर मचाएगा और न ही नियम तोड़ेगा। मेरठ में प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं, सिर्फ 12 फीट ऊंचा और 14 फीट चौड़ा डीजे की अनुमति योग्य है। इससे बड़ा डीजे अब कांवड़ यात्रा में प्रवेश नहीं पाएंगे। फूहड़ गानों, भड़काऊ भाषा और धर्म जाति विशेष को निशाना बनाने वाले गानों पर सीधा प्रतिबंध लगा दिया गया है।
ध्वनि प्रदूषण ना हो, मानक के अनुरूप ये गाने बजाएं। जाति सूचक और जो प्रतिबंधित गाने हैं, धर्म विशेष, जाति विशेष से रिलेटेड गाने हैं, वो ना बजाएं। जो ट्रैफिक है उसको बाधित ना करें। इस तरह के सभी दिशा निर्देश इन्हें दिए गए हैं। योगी फोर्स ने साफ कर दिया है कि अगर गाइडलाइन नहीं मानी तो डीजे की एंट्री ही जिले में नहीं होगी। चेतावनी दी गई है। अब अगर कोई इसे सुनने से इनकार करता है तो फिर उसकी हरकतों का जवाब योगी फोर्स अपने अंदाज में देगी। और इसके बाद अगर कोई सोचता है कि ताजिया के बहाने कावड़ के नाम पर माहौल बिगाड़ेगा तो योगी राज में यह सोचना ही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और संभल के बाद अब आपको सीधा लेकर चलता हूं बरेली की इन तस्वीरों के साथ, जहां योगी फोर्स ने मुस्लिम बहू बेटियों के दुश्मन पर शिकंजा कसा। ये दुश्मन है हैदरी गैंग चलाने वाला नबी हसन। नबी हसन जो सोशल मीडिया पर नफरती ग्रुप बनाता है, मुस्लिम लड़कियों से बदसलूकी करता है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का शोषण करता था। हैदरी गैंग के इस मास्टरमाइंड पर योगी फोर्स ने कैसे हंटर चलाया, इस रिपोर्ट में। हैदरी गैंग पर योगी फोर्स का हंटर, शिकंजे में गुनहगार नबी हसन। मुस्लिम लड़कियों को जबरन मॉरल पॉलिसिंग का पाठ पढ़ाना, मुस्लिम बहु बेटियों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना, अब्बू का नाम क्या है? मदरसे के बच्चों का यौन शोषण करना, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना। ऐसे एक नहीं बल्कि दर्जनों गुनाह हैं जो पिछले कुछ दिनों में हैदरी गैंग ने किए हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए। पिछले 2 हफ्ते में हैदरी दल के 4 एक्टिव मेंबर्स को अरेस्ट किया जा चुका है, जबकि कल इसी नफरती गैंग के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले नबी हसन को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। बरेली पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स को देखिए। हैदरी गैंग का सरगना कहे जाने वाले नबी हसन नाम के इस युवक पर ऐसे आरोप हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ये सोशल मीडिया पर हैदरी दल 25 नाम का ग्रुप चलाता था। इस ग्रुप में हिंदू विरोधी भड़काऊ पोस्ट करता था, मुस्लिम बेटियों को आगाह करने वाले वीडियो डालता था, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का यौन शोषण करता था और तो और यौन शोषण का वीडियो भी बनाता था। जो हैदरी दल 25 नाम का ग्रुप है, उसके द्वारा मॉरल पुलिसिंग की जाती थी। उन लड़कियों की जो पार्कों में घूम रही होती थी, उनकी निजता भंग करते हुए इनके वीडियोस बनाए जाते थे और वो सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते थे। इस संबंध में भी थाना फरीदपुर पर एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पूर्व में भी ऐसी कार्रवाई होती रही, जिसके अंतर्गत हमने 4 अभियुक्तों को जेल भेजा है। नबी के मोबाइल से 40 अश्लील वीडियो मिले हैं। ये वीडियो दिखाकर बच्चों को ब्लैकमेल करता था। पीड़ित बच्चा शाहजहांपुर के मदरसे में पढ़ाई करता था। नबी हसन ने शाहजहांपुर के जिस मदरसे में हाफिज की पढ़ाई की थी और जहां इसने 13 साल के बच्चे का शोषण किया, ज़ी न्यूज़ की टीम जब इस मदरसे में पहुंची तो यहां के मौलवी भी उसके गुनाहों की फेहरिस्त सुनकर सकते में आ गए। बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी मोहम्मद नबी इसी मदरसे में हाफिज का कोर्स कर रहा था और इसी मदरसे में रहकर वो पढ़ रहा था और इसी मदरसे में ही वो बच्चा भी पढ़ रहा था। इसके ऊपर जिस बच्चे के साथ कुकर्म की घटना हुई थी, टीचर तो नहीं था, वो पढ़ने वाला स्टूडेंट ही था। एक पढ़ने वाला बच्चा था मदरसे में, पढ़ाने वाला नहीं था वो। ये गलत है। ऐसे लोगों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस हैदरी गैंग के सरगना नबी हसन की करतूतों की लिस्ट तैयार कर रही है। सोशल मीडिया पर उसके पुराने वीडियो और भड़काऊ पोस्ट की जांच कर रही है ताकि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। ज़ी मीडिया के लिए बरेली से अजय कश्यप और शाहजहांपुर से शिव कुमार की रिपोर्ट। यूपी पुलिस अपराधियों पर लगातार प्रहार कर रही है। पहला एनकाउंटर और दूसरा बुलडोजर, ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अपराधियों और अतिक्रमणकारियों के लिए काल बन गया। और एक बार फिर बरेली, लखनऊ और सीतापुर से और संभल तक बुलडोजर ने उन तमाम लोगों को सबक सिखाया जो कानून की धज्जियां उड़ाते रहे हैं। रिपोर्ट जरा देखिए। यूपी में बाबा का बुलडोजर फुल स्पीड में दौड़ रहा है, चाहे अपराधी हो या अतिक्रमणकारी। पीला पंजा हर किसी को सबक सिखा रहा है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर बरेली से आई है, जहां गौ तस्करी के आरोपी जुबैर के घर और रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चला दिया गया।
पीले पंजे के प्रहार से इस 3 मंजिला इमारत का जर्रा जर्रा हिल गया और फिर इसके टुकड़े जमीन पर बिखरने लगे। बताया जा रहा है कि गौतस्करी के आरोपी जुबैर पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वो लंबे वक्त से फरार चल रहा है। हालांकि बरेली विकास प्राधिकरण की कार्रवाई अवैध नक्शे की वजह से हुई। जेसीबी के थ्रू देखिए यहाँ पर जो है जुबैर पाया के घर को ध्वस्त किया गया है। आपको बता दूं कि जुबैर पाया की बात की जाए तो उसमें 13 मुकदमे दर्ज हैं और बीडीए ने जो है और जिला प्रशासन ने कई बार नोटिस भी दिया, लेकिन उसके बावजूद वो पेश नहीं हुआ। बरेली में अपराधी के अवैध इमारत पर बुलडोजर प्रहार हुआ तो ग्रेटर नोएडा में भूमाफिया पर पीला पंजा चला। मामला सूरजपुर इलाके में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 50 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा कर फार्म हाउस बना लिया गया था, जहां लग्जरी गाड़ियां भी खड़ी थी। मगर पुलिस फोर्स के साथ पहुंची प्राधिकरण की टीम ने बिना देर लगाए बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा मुक्त कराया। राजधानी लखनऊ में भी भूमाफिया के कब्जे से 6 अवैध कब्जा मुक्त कराए गए। ये कार्रवाई मोहनलालगंज और गोड़म्बा इलाके में की गई, जहां अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। मगर इससे पहले कि कॉलोनाइजर के मंसूबे कामयाब हो पाते, एलडीए ने बुलडोजर की मदद से उनके मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। वहीं विवादों के गढ़ रहे संभल में हाईवे के किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण पर पीडब्ल्यूडी की टीम ने एक्शन लिया और 22 अवैध दुकानों के साथ साथ 2 मकानों को भी जमींदोज कर दिया। हालांकि संभल प्रशासन ने पहले ही अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर दिया था, मगर जब लोगों ने खुद अवैध कब्जा नहीं हटाया तो बाबा के बुलडोजर हरकत में आ गए, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल संभल में अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है और इसके तहत सिर्फ अवैध दुकान और मकान ही नहीं बल्कि अवैध धार्मिक इमारतें भी जमींदोज की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। असम के धुबरी में मंदिर में गौमांस फेंकने का मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर सख्त लहजा दिखाया और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मंदिर में बीफ फेंकने का यह धंधा बंद होना चाहिए और नहीं हुआ तो बदले की कार्रवाई की जाए। यह असम का माहौल बिगाड़ने वालों के लिए क्या एक फाइनल वार्निंग है? यह मुद्दा बीफ बनाम पोर्क के बाद अब हिंदू बनाम मुसलमान की बहस में बदल चुका है। इसी क्रिया की प्रतिक्रिया जिस दिन हिंदू समाज देने लगा तो कहीं ना कहीं ऐसे समुदाय को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ऐसा बात बोलेगा तो आवाम की क्या होगा? हिमंता की मुस्लिमों को फाइनल वार्निंग। शक्ति এটা ইয়াত এক্টিভ হৈছে। ধুবুৰীত ৰাতি শুট এণ্ড সাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। गौमांस वर्सेस पोर्क, हिमंता का प्रतिशोध। কোনো কাৰণতে আমি ধুবুৰী ঘাটৰ বাহিৰত যাব নিদিওঁ আৰু আজিৰ পৰা আপোনালোকে দেখিব আজি ৰাতি কোনবা ওলাবতো গুলি খাব। गौमांस वाली लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम पर आई। सर्प कितना भी विस्तर हो, दूध पिलाने वाला हमेशा उसे दूध ही पिलाता है, किंतु सर्प का जो काम है लोगों को काटना, डसना, वो सर्प भी अपना काम निरंतर करता रहता है। कोई भी धर्म के लोग जो इस देश में रहते हैं तो अपने पसंद का चीज खा सकते हैं। असम के धुबरी जिले में बकरीद के मौके पर मंदिर में गौमांस फेंकने का मामला लगातार गरमाया हुआ है। ये विवाद 8 जून को शुरू हुआ था, लेकिन अब तक थमता नजर नहीं आ रहा। इस घटना के बाद से असम में हालात तनावपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री हेमंता शुरू से ही इस मुद्दे पर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए हैं। पहले उन्होंने बयान दिया कि ऐसे लोगों को देखते ही गोली मार देनी चाहिए। फिर बाद में कहा कि कोई मंदिर पर गौमांस फेंके तो जवाब में पोर्क फेंक दो। और अब उन्होंने तीखा बयान देते हुए कहा है कि बीफ फेंकने का धंधा बंद होना चाहिए, नहीं तो बदले की कार्रवाई हो सकती है। সেইকাৰণে যোনে কৰে তেওঁলোকে এইটো বুজি পাব লাগে যে এটা মাংস যদি হিন্দুৱে বেয়া পায় ইটো মাংস মুছলমানে বেয়া পায়। গতিকে মুছলমানে বেয়া পোৱা মানুহ বেয়া পোৱা হিন্দুৱে বেয়া পোৱা মাংস যদি মুছলমানৰ জেগাত আহে তে মুছলমানে বেয়া পোৱা মানুহ জেগা বস্তুটো মুছলমান গাঁৱত আহিব। সেইকাৰণে এইবিলাক যুদ্ধ কৰিবই নাপায়। গৰু মাংস জেগাত থাকক। গৰু মাংস নামঘৰ মন্দিৰত আহিলে কোনোবা দিনা নামঘৰ মন্দিৰৰ মানুহে গৈ মছজিদত গাহৰি মাংস ৰাখি দিব।
धुबरी की ये घटना अब केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं रही, बल्कि ये मामला बन चुका है हिंदू बनाम मुस्लिम का। समाज में कुछ ऐसे आपत्तिजनक तत्व रहते हैं, कुछ ऐसे असामाजिक समुदाय के व्यक्ति रहते हैं जो मठ मंदिरों को देखना नहीं चाहते हैं, मठ मंदिरों में मांस फेंकने का काम करते हैं। और न सिर्फ मठ मंदिरों को, बल्कि आप देखेंगे तो सर्व समाज को दूषित करने के लिए अनेक प्रकार के जिहाद के माध्यम से ये पूरे देश को लज्जित करने का कार्य करते रहते हैं। किंतु इसी क्रिया की प्रतिक्रिया जिस दिन हिंदू समाज देने लगा तो कहीं ना कहीं ऐसे समुदाय को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। संवैधानिक पद में रहने वाला आदमी शख्स जो असम की मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ऐसा बात बोलेगा तो आवाम की क्या होगा। और आवाम को, दोनों तरफ के आवाम, या मुस्लिम हो या हिंदू हो, दोनों कौमों के लोगों को बड़ी दुख होती है, क्योंकि जब एक सीएम ने, मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान देता है तब हिंदू मुस्लिम सबको दुख होता है। सवाल ये है कि जब मंदिर में बीफ फेंका गया तब ऐसे मुस्लिम धर्म गुरुओं की आवाज क्यों नहीं उठी? ये तब क्यों सामने नहीं आए निंदा करने के लिए? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मतलब हम भी उनके धर्म को सम्मान कर रहे हैं तो उन्हें भी पूरे तरीके से सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के सामंजस्य से ही हम ये चीज़ आगे कर सकते हैं। वो हत्या ही नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। वो हमारी तो गौ माता हैं, हम तो उन्हें माता के रूप में पूछते हैं, तो इसलिए उनकी हत्या ही पहली बात तो नहीं करनी चाहिए। भाई ये झगड़ा कराने वाली बात है, कोई मुसलमान ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये मांस फेंकना, मस्जिद में या मंदिर में मांस डाल देना, आए दिन सुनने में आती रहती है खबरें, लेकिन ये गलत है, कोई मुसलमान नहीं करेगा ऐसी हरकत। सब बेकार की बात है, सब लड़ाई दंगे वाली बात है। ये भड़काऊ बयान है भैया। कोई मुसलमान ऐसा नहीं करेगा, कोई पागल थोड़ी ना मुसलमान जो किसी के मतलब का गोश्त डालेगा या कोई मीट डालेगा। एक मंदिर में गौमांस फेंककर जानबूझकर धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, सीधे हिंदू आस्था को ठोस पहुंचाई गई और दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कैटल प्रिवेंशन एक्ट को सख्ती से लागू करने की बात कह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार, जहां एक बार फिर मस्जिदों से हटाए जा रहे लाउड स्पीकर को लेकर सियासत तेज हो गई। आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पुलिस के आला अधिकारियों के साथ इसी मुद्दे पर एक बैठक करने वाले थे, लेकिन उनकी बैठक से ठीक पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार के ऑर्डर पर मस्जिदों पर लगे हुए अवैध लाउड स्पीकर्स पर एक्शन लिया गया और इसी एक्शन के बाद महाराष्ट्र के तमाम विपक्षी दलों ने एक साथ सरकार पर हमला बोलना शुरू किया। आधी रात मस्जिद पर देवेंद्र फडणवीस की सर्जिकल स्ट्राइक, अवैध लाउड स्पीकर शान, सियासी घमासान। मुंबई में जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, मुंबई पुलिस मस्जिदों में लगे अवैध लाउड स्पीकर के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही थी। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच एक्शन हुआ मदनपुर इलाके में। यहाँ पर कई मस्जिदों में अवैध तरीके से लाउड स्पीकर लगाए गए, जिसे हटाने के लिए देवेंद्र फडणवीस की फोर्स फुल एक्शन मोड में नजर आई। तस्वीरें देखिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। दूसरी तरफ लाउड स्पीकर्स को उतारा जा रहा है और ये सब हुआ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की होने वाली बैठक से ठीक पहले। आज सुबह उप मुख्यमंत्री अजित पवार और मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ एक बैठक तय थी, जिसमें मस्जिदों के अवैध लाउड स्पीकर पर चर्चा हो रही थी, लेकिन उसके पहले ही अवैध लाउड स्पीकर पर एक्शन हो गया। जिस वक्त कार्रवाई हो रही थी उस वक्त पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उद्धव गुट के विधायक भी मौजूद थे, जो एक्शन का विरोध कर रहे थे। की कार्रवाई जो है मुंबई पुलिस की तरफ से करी जा रही है। हालांकि इलाके के अंदर काफ़ी ज़्यादा तनाव भी नजर आया और लोग जो यहाँ पर थे काफ़ी ज़्यादा नाराज भी नजर आए लाउड स्पीकर को लेके, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि जो लाउड स्पीकर है उसे उतारा जाए। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिसेबल की बात ज़रूर कही है, जिसको लेके स्थानीय जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज नजर आ रहे थे। इलाके के मुसलमानों का आरोप ये कि पुलिस मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को बिना चेतावनी के जबरन हटा रही है। रात की कार्रवाई को तो हम गलत ही मानते हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने एक बार नोटिस दिया था और ये 20-25 दिन से मामला चल रहे हैं कि आप लोगों को स्पीकर हटाना है। तो आप लोग ये बोल रहे थे कि भाई हमारे पास जो है कोर्ट का आदेश है कि भाई आप लाउड स्पीकर का डिसेबल कम कीजिए, उसकी आवाज़ कम कीजिए। हम उस पर वो है ना, मतलब ये उस पर कहाँ लिखा है आपके उसमें कि आप ये हटाइए। दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू हुई। आज तय समय के मुताबिक मुंबई में डिप्टी सीएम अजित पवार ने सना मलिक, नवाब मलिक, जिशान सिद्दीकी,
सिद्धार्थ कांबले, अबू आजमी और AIMIM के वारिस पठान और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद AIMIM के नेता वारिस पठान ने एक्शन पर सवाल उठाए और कहा कि क्या सारे कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं? हम तो देखो चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में शांति बनी रहे। और प्यार से देखिए, इतने बरसों से अजान हो रही है, 1400 साल से अजानें दी जा रही है, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, सब ये हमारे देश की सेक्युलरिज्म का तो यही तो सबूत है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलके एक साथ सब त्योहार बनाते हैं, सब फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। अब लाउड स्पीकर के ऊपर ही आपको सिर्फ प्रॉब्लम है, सिर्फ अजान से ही तकलीफ है क्या? वहीं महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर गंभीर आरोप लगाया। सारा मामला मुंबई में चल रहा है, अजान आज से नहीं जमाने से होती आ रही है, लेकिन ये मुंबई में किरीट सोमैया ने जिस तरह से प्रेशर डाला है, एक आदमी के प्रेशर से मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। दादा बीजेपी से बात करेंगे, सीएम से बात करेंगे, क्या करेंगे? दादा की जिम्मेदारी है, दादा ने हमारी बातें पूरी सुनी है, अब उनको उसमें क्या करते हैं देखते हैं। हमने सीएम को भी बोल दिया, हमने दादा को भी बोल दिया, अब ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं, हम इस पे ज्यादा बवाल नहीं करना चाहते। पहला मौका नहीं जब मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने को लेकर विवाद हो। इसके पहले भी महाराष्ट्र में कई बार अवैध लाउड स्पीकर को लेकर विवाद हुआ है, एक्शन भी हुआ है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का साफ आदेश कि मजहब की आड़ लेकर शोर मचाने की आजादी महाराष्ट्र में किसी को नहीं। मुंबई से अमजद खान की रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात प्रचंड बारिश, मैदान से लेकर पहाड़ तक आसमानी आफत इंसानों के लिए मुसीबत का सबब बने। शहर के शहर मानो टापू बनते जा रहे, सड़कें बह जा रही, बारिश के प्रचंड प्रहार से पहाड़ तक दरक रहे हैं। और हालात अब ये नजर आ रहे हैं कि जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थीं, आज वहां लोग नावों के सहारे रेस्क्यू किए जा रहे हैं। इन मुसीबतों और परेशानी के बीच मौसम विभाग ने लोगों की चिंता को और बढ़ाया, क्योंकि कई राज्य ऐसे भारत के जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। और अगर बाढ़ प्रभावित इलाकों में फिर से बारिश होती है, मौसम की मार से और परेशानी होगी, बचना और मुश्किल। हिंदुस्तान के लगभग सभी राज्यों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। जिस मानसून का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वही अब कई जगहों पर लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। कहीं पर पूरा शहर समंदर बन गया है, तो कहीं बाढ़ बारिश के पानी ने लोगों का आशियाना तबाह कर दिया है। इसी तबाही और बाढ़ के बीच सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीर जम्मू से आई, जहां एक युवक पानी के प्रचंड वेग में फंसकर बेबस खड़ा है और लाचार नजरों से मदद की आस लगा रहा है। कहते हैं कि डूबते को एक तिनके का सहारा ही काफी होता है। पानी के तेज बहाव के बीच उसका सहारा बनता है नदी पर बने फ्लाईओवर का पिलर, जिसको पकड़कर वो अपनी जान बचाने में लगा था। रस्सी को पकड़कर वो लोगों से मदद मांग रहा था। नीचे से ये शख्स जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था और ऊपर लोगों की भारी भीड़ थी। लेकिन युवक को नीचे फंसा देखकर कुछ लोगों ने स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम पूरे दल बल के साथ पहुंची और नदी में फंसे युवक का रेस्क्यू शुरू किया। लेकिन ये रेस्क्यू आसान नहीं था। ये शख्स फंसा था और वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। पहले किसी तरह से इस युवक के पास रस्सी पहुंच गई, तब ये शख्स रस्सी पकड़कर खड़ा था, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे इसके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो पाई, जिसके बाद फ्लाईओवर से एक सीढ़ी नीचे डाली गई और उसी सीढ़ी के सहारे एसडीआरएफ का एक जवान नदी में उतरा और उसे सेफ्टी जैकेट पहनाई और फिर धीरे धीरे ये शख्स फ्लाईओवर तक चढ़ा और उसकी जान बची। जो इस शख्स को निकाला गया है और अब एसडीआरएफ का बहादुर जवान पूरी तरह से सीढ़ी लगाकर वो नीचे उतरा और अब उसे भी यहाँ पर ऊपर खींचा जाएगा ताकि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे कंप्लीट किया जाए। अब आपको गुजरात के सूरत की तस्वीरें दिखाते हैं। सूरत में मौसम ने बगावत कर दी है। तेज बारिश के बाद अब जमीन पर आसमान से टूटे बादल हाहाकारी हो चुके हैं, जिसकी वजह से घर मकान गाड़ियां सब के सब जल समाधि ले चुके हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। सड़कों पर पानी भर गया है, जिसे देखकर लगता है कि मानो किसी दरिया ने अपना रास्ता बदल लिया और अपने प्रचंड वेग से बहता जा रहा है। और उसके प्रचंड वेग के आगे जो भी आएगा वो या तो बहता जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। ये शहर है या समंदर, सैलाब ने हर फर्क को मिटा दिया है। इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। सड़कों पर कमर तक पानी भरा है।
और यहाँ के बाशिंदे जान जोखिम में डालकर खुद को पानी के बहाव में पार होने की जद्दोजहद में जुटे हैं, लेकिन उनकी जरा सी चूक और जिंदगी खत्म। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये निर्माणाधीन इमारत की साइट है और बारिश की वजह से यहाँ पर दीवार देखते ही देखते पानी में समा गई। महीने भर पहले जिस मानसून का बेताबी से इंतजार हो रहा था, उसने अब तांडव मचा दिया है। इस वक्त लगभग पूरे सूरत में बारिश की बूंदें आफत बनकर बरस रही हैं। सूरत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक आसमान से ऐसी बारिश होती है कि सब कुछ बदल जाता है। जिस सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, अब वहां एनडीआरएफ की नाव नजर आ रही है और मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक वलसाड के इलाकों को आसमानी आफत से राहत नहीं मिलने वाली है। सूरत शहर के पर्वत पाटिया में लोगों के घरों में पानी बह चुका है। सीधी आप तस्वीरें देख सकते हो कि पर्वत पाटिया गांव जो है, यहाँ पे विभिन्न सोसाइटी है और लगभग 10 से अधिक सोसाइटियों में इस तरह से जल सैलाब देखने के लिए मिल रहा है। बता दें आपको कि 48 घंटे का अधिक समय बीत गया। ये पानी को जो है कम होने के बजाय लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। काफ़ी दुकानों में जो है पानी घुस चुका है, मकानों में पानी घुस चुका है, लोगों को परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में भी ऐसा ही हाल है, जहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से नदी उफान पर है। पानी का लेवल इतना बढ़ गया है कि वहां से लोगों के गुजरने के लिए बना पुल भी पानी में डूब गया है और पानी के इसी प्रचंड वेग के बीच लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं और महाशक्ति बनने का दम भरने वाले इंसान भी कुदरत के आगे नतमस्तक है। बाढ़ बारिश की इन तस्वीरों से साफ है कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, चांद पर पहुंच जाए, लेकिन कुदरत के आगे बेबस ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एसएल ग्रुप के एंटिटीज कॉन्टी इंफ्रा पावर और मल्टी वेंचर्स ने कोटक एएमसी के खिलाफ एनसीएलटी में मामला दर्ज कराया है। कोटक एएमसी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि एसएल ग्रुप की एंटिटी कोटक एएमसी के खिलाफ एनसीएलटी पहुंच गई है। कॉन्टी इंफ्रा पावर एंड मल्टी वेंचर्स ने मामला दर्ज कराया है। 12.99 करोड़ रुपए के बकाया मामले केस में दर्ज कराया गया है। सेबी की जांच के बाद कोटक एएमसी को 12.99 करोड़ रुपए लौटाने थे। कॉन्टी इंफ्रा पावर ने कहा कि 6 अप्रैल 2019 को कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ था। अब मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होने वाली है। एसएल ग्रुप के एंटिटी के एनसीडी से जुड़ा हुआ यह मामला है। 20 करोड़ रुपए का एनसीडी कोटक एएमसी ने सब्सक्राइब किया था। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा। कोटक एएमसी बार बार यही दलील देता रहा कि मामला अभी सेबी के अधीन है, इस वजह से ये पैसा हम वापस नहीं कर रहे हैं। इसी को देखते हुए बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद जब पैसा नहीं लौटाया गया तो एसएल ग्रुप की कंपनी कॉन्टी इंफ्रा पावर ने एनसीएलटी में याचिका दायर की एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर कि ये जो पैसा है ये उनका जायज पैसा, ये उनको वापस मिलना चाहिए। अब ये जो सुनवाई है ये एनसीएलटी के अधीन है। अब एनसीएलटी इस पे फैसला लेगा कि किस तरीके से इस पैसे की जो अदायगी है वो कोटक एएमसी जो एसएल ग्रुप की कंपनी कॉन्टी इंफ्रा पावर है उसको करेगा।